दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है श्रीनिधि सिद्धांत अलंकार जी की किताब मचान पर 49 दिन। इस घटनाक्रम के 18 एपिसोड हो चुके हैं और अब हम चलते हैं 19वें एपिसोड की तरफ। दोस्तों, पिछले एपिसोड में क्या क्या घटा वो मैं आप लोगों को थोड़ा याद दिला देता हूँ, जिससे कि कहानी कंटिन्यूटी में आ जाए, आप पुरानी कहानी के साथ जुड़ जाए, मतलब पुराने घटनाक्रम के साथ जुड़ जाए, सत्य घटनाक्रम के साथ। जो भी महिला और पुरुष मित्र आज चैनल में पहली बार आए हैं वो मचान पर 49 दिन कहानी का 18वां एपिसोड देख लें, 17वां देख लें। उन्हें एपिसोड की कहानी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, वो समझ में जाएंगे कि ये क्या टॉपिक है। मैंने बताया था कि जग्गा डाकू लाल डांग के क्षेत्र में सक्रिय हो गया था और मुक्ता जी जिन्होंने उसकी जान बचाई थी और खूब सेवा करी थी, खूब उसकी मतलब जान बचाने के लिए सभी कुछ किया था, जग्गा डाकू उन्हीं को अपने गलत मंसूबे के लिए उठा ले गया था। मतलब उनके आश्रम से ही उनका जो है किडनैप करके अपने साथ लेके चला गया था, अपने क्या कहते हैं जहाँ उसकी छिपने की जगह थी वहाँ के लिए। इस बात की जानकारी इन्हें जग्गा डाकू के ही एक पुराने साथी जिसका नाम तेज सिंह था उससे मिली थी, जिसे पहले कजली वन में श्रीनिधि जी ने अपने तीर से घायल कर दिया था, आपको याद होगा। अब उसका दावा था कि वो डाकू नहीं है बल्कि श्रीनिधि जी और उनके मित्रों का मित्र हो गया है। यहाँ तक की घटना तो आप पिछले एपिसोड में सुन चुके हैं और मेरे ख्याल से आपको याद भी आ गया होगा, है ना। इसलिए समय बर्बाद ना करते हुए अब हम चलते हैं सीधे घटनाक्रम में आगे, ये जानने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या राइट हुआ। तो दोस्तों, तेज सिंह ने श्रीनिधि जी के कंधे पर हाथ रखा और बोला कि वो जानता है कि जग्गा डाकू कहाँ मिल सकता है, इसलिए अब समय बर्बाद ना करके जग्गा डाकू के पीछे जाया जाए, जिससे समय रहते मुक्ता जी को बचाया जा सके, उनको हम सेव कर सकें। तो श्रीनिधि जी जैसे ही उसके साथ जाने के लिए तैयार हुए तो वो तुरंत कुछ दूर जो बांसों का एक झुरमुट था वहाँ चला गया और वहाँ से जा कर के 2 घोड़े लेकर के आ गया और बोला कि हम लोग उसे पैदल चलकर तो पकड़ नहीं सकते हैं, इसलिए जल्दी से इस घोड़े में बैठ जाइए और तुरंत यहाँ से चलिए। इसके साथ साथ ही उसने अपने कंधे में जो दो दो लोडेड राइफल रखी हुई थी उसमें से एक राइफल और एक कारतूसों की पेटी जिससे 50 कारतूस थे वो निकाल कर श्रीनिधि जी को दे दी और बोला कि इन्हें भी आप अपने पास रख लीजिए, हो सकता है कि इनके इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ जाए। और हाँ, ध्यान रखिएगा ये राइफल लोडेड है, जो आपके कंधे में डाल रहे हैं लोडेड है, गलती से कहीं घोड़ा वोड़ा ना दब जाए इसका। अब ठीक है, समझा समझू दिया। उसका श्रीनिधि जी अपने साथियों से बोले कि वो लोग मुक्ता जी के आश्रम की तरफ चले जाएं और वहीं इनका इंतज़ार करें। इसके बाद ये दोनों लोग अपने अपने घोड़े में एड़ लगाकर उस तरफ दौड़ लिए, मतलब अपने घोड़ों को दौड़ा दिया जिस तरफ जग्गा डाकू गया था। घोड़े के दौड़ने की टापों से पूरा जंगल गूंजने लगा था। कुछ दूर जाने के बाद इन्हें एक झरना दिखाई पड़ा। झरने को पार करके तेज सिंह जैसे ही सूखे नाले में उतरा, श्रीनिधि जी उस जगह को तुरंत पहचान गए। ये वही जगह थी जहाँ पर ये लोग मचान बांधकर 15 दिन रहे थे, याद होगा आपको। याद आया कुछ? हालांकि इनको रुकना तो 12 ही दिन था, लेकिन आनंद जी की तबीयत खराब हो जाने के कारण इनको उस मचान में 15 दिन रुकना पड़ा था। तो ये उसी लोकेशन में आ गए थे जहाँ इन्हें बाघ भी दिखाई पड़ा था, याद आ गया होगा। श्रीनिधि जी सोच रहे थे कि यार, एक वो दिन था जब मुक्ता जी इन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गई थी और आज ये दिन है जब मुक्ता जी को ढूंढते हुए ये उस जगह पर आ गए हैं। मुक्ता जी ने तो इन्हें ढूंढ लिया था, लेकिन क्या ये आज मुक्ता जी को ढूंढ पाएंगे? इस बात का इनके पास कोई जवाब नहीं था। ये बहुत परेशान थे, बहुत चिंतित थे और मुक्ता जी के अपहरण का जिम्मेवारी खुद को मान रहे थे। इनको लग रहा था कि यार इनकी वजह से जो है अपहरण हुआ है। ये सोच रहे थे कि ना तो ये उस दिन उस घायल आदमी को मुक्ता जी के आश्रम में ले जाते, ना उसकी सेवा सत्कार होती और ना आज ये मुसीबत आती। वो बेचारी तो पिछले 15 सालों से अपने आश्रम में सारे सांसारिक झंझावट जो होते हैं इनसे दूर रहकर अपनी सिंपल सा जीवन, एक सादगी भरा जीवन बिता रही थी।
लेकिन आज इनके कारण उनका जो है बलपूर्वक अपहरण हो गया है। अब इसी तरह के विचारों में खोए हुए ये तेज सिंह के पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ाए जा रहे थे। ये करीब ये लोग 3 मील का रास्ता तय कर चुके थे और इस जगह से ये बहुत अच्छी तरह परिचित भी थे, क्योंकि यहाँ 15 दिन काटे थे इन्होंने, तो अच्छी तरह परिचित भी थे। अब इनके दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि इन्हें अपने घोड़ों की जो चाल है वो धीरे कर देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से तेज सिंह ने बताया है कि जग्गा डाकू को गए हुए करीब 15 मिनट हुए हैं, तो ऐसी बहुत ज़्यादा संभावना थी कि वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। हो सकता है वो यहीं कहीं आसपास ही हो और घोड़ों की टापों को सुनकर वो अलर्ट ना हो जाए, वो सतर्क ना हो जाए। लेकिन तेज सिंह अपने घोड़े को वैसे ही अपना खड़बड़ 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 तेज 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 अपना दौड़ाया जा रहा था, इसलिए इन्होंने भी अपने घोड़े को थोड़ा एड़ वेड़ लगाई और उसको थोड़ा तेज़ दौड़ाया और तेज सिंह के घोड़े के पास पहुंचकर उसे रुकने का इशारा किया। रुक 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 भाई, 2 मिनट रुक जा। अब उनकी तरफ ऐसे करके प्रश्न भरी नज़रों से देखते हुए उसने अपना घोड़ा रोक लिया। भाई क्या बात, क्यों? अचानक श्रीनिधि जी की नज़र जो है सीधे नाले में करीब 1 फरलांग दूरी पर खड़े एक सफ़ेद घोड़े पर पड़ी, जिससे ऊंची ऊंची घासों के बीच में मतलब छुपाने की कोशिश करी जा रही थी, उसको किस तरह छिपाया जा सके। और इस बात में कोई शक नहीं रह गया था कि उस पर जो आदमी सवार है उस घोड़े की पीठ पे, वही जग्गा डाकू है। लेकिन इनके समझ में ये नहीं आ रहा था कि वो इस तरह से छुप कर वो डरा डरा सा ऐसे क्यों खड़ा है, वो आगे क्यों नहीं जा रहा है, वो अपने अड्डे में अपने वहाँ क्यों नहीं जा रहा है, इनकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तेजी सिंह इनसे कुछ कह नहीं जा रहा था कि इन्होंने तुरंत अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया और उसे बिल्कुल चुप रहने का इशारा किया, बिल्कुल जैसे होता है ना बिल्कुल चुप। फिर ऐसे करके इशारा किया उधर घोड़े की तरफ, वो देखो सफ़ेद घोड़ा। और फिर पूछा उससे, अरे कहीं क्या ये वही तो नहीं है जग्गा डाकू, वही तो नहीं खड़ा है यहाँ पे? सफ़ेद घोड़े को देखते ही तेज सिंह की आंखों में एकदम चमक आ गई और बोला, अरे हाँ यही तो है, अरे यही है जग्गा डाकू, अब बताइए क्या करना चाहिए। वो बड़ा एक्साइट हो गया था, बताइए क्या करें क्या करें। तो श्रीनिधि जी बोले, सबसे पहले तो इन अपने जो दोनों घोड़े हैं इन दोनों को हम यहाँ से हटा देते हैं और ऐसा इन झुरमुटों के ओट में कहीं पे इनको बांध देते हैं, ताकि जो जग्गा डाकू है वो इन लोगों को ना देख पाए, इन लोगों पर उसकी नज़र ना पड़े। अब इन लोगों ने अपने अपने घोड़ों को बांसों के झुरमुट के बीच में छुपा कर बांध दिया और अब ये लोग उसकी तरफ पैदल जाने को तैयार थे। अभी ये 1 2 4 कदम ही आगे बढ़े थे कि तेज सिंह बोला, एक बात समझ में नहीं आ रही साहब, वो इस तरह से खड़ा क्यों है, वो अपने कैंप में क्यों नहीं जा रहा है, जहाँ उसका अड्डा है वो वहाँ क्यों नहीं जा रहा है, मुक्ता जी तो उसी के कब्जे में है ना। तो श्रीनिधि जी ने अपनी बैनाकुलर अपनी दूरबीन निकाली और देखने लगे, तो इन्होंने देखा कि मुक्ता जी उसकी जांघों में बेहोश पड़ी हुई थी। अचानक से ऐसे देखते देखते इनकी नज़र जो नाला था उसके सामने रेत पर पड़ी, तो इन्होंने तुरंत तेज सिंह के जो था उसके कान में कहा, जानते हो वो इस तरह से छुप कर क्यों खड़ा है? तो तेज सिंह ने जवाब दिया, अरे नहीं साहब, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये जग्गा इस तरह से डर डर के क्यों ऐसे छिपा हुआ है, ये तो बड़ा क्रूर और बड़ा वैसा डाकू, इतना डरा हुआ ऐसा क्यों, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कुछ। तो श्रीनिधि जी ने उसे बताया कि देखो, जहाँ पर जग्गा डाकू खड़ा है उससे थोड़ा ही आगे हाथियों का एक बहुत बड़ा झुंड है, जिसने पूरा नाला घेर रखा है और उसी के डर से वो आगे नहीं जा पा रहा है। तेज सिंह ने तुरंत इनके हाथ से बैनाकुलर ले ली और फिर अपनी आंखों में लगाई और बोला, ओह तो ये बात है। और फिर दूरबीन से ही देखते हुए बोला, भाई ये तो बहुत बड़ा झुंड है, कम से कम 35 40 हाथियों ने तो यहाँ पे हैं ही हैं और इन्होंने ये पूरा एरिया कवर कर रखा है, घेर रखा है। तो श्रीनिधि जी बोले, हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, जग्गा इन्हीं हाथियों के कारण यहाँ पर काफ़ी देर से खड़ा है, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए, आओ चलो और देखें। एक चीज़ का ख्याल रखना, वन देवता भी हमारे साथ हैं, इसलिए उन्होंने अपनी इन हाथियों की जो ये विशाल सेना है इसको जो है जग्गा डाकू का रास्ता रोकने के लिए भेज दिया है। तो अब ये लोग बहुत सावधानी से जग्गा डाकू की तरफ बढ़ने लगे। रास्ता बहुत कठिन था, कहीं गड्ढे थे तो कहीं पत्थर, इसके अलावा कटीली झाड़ियाँ तो उस पूरे एरिया में भरी पड़ी हुई थी, पूरा रास्ता झाड़ियों से भरा हुआ था। इस वजह से इन लोग तेज नहीं चल पा रहे थे।
फिर भी 8-10 मिनट में ये लोग जग्गा डाकू के बिल्कुल पास पहुंच गए थे। अब ये लोग इतने दबे पांव और धीरे धीरे आए थे कि जग्गा को अपने पीछे, कि इनके पीछे वो आ गए हैं, उसे कुछ पता ही नहीं चला। फिर इन दोनों ने मिलकर जो योजना बनाई थी उसके हिसाब से श्रीनिधि जी एकदम से आगे बढ़े और उन्होंने घोड़े की रास्ता को पकड़ लिया और फिर जग्गा के ऊपर पिस्तौल टांग दी। ऐसे घोड़े पर बैठा, उससे पिस्तौल टांग दी। ठीक उसी समय तेज सिंह भी अपनी राइफल की नाल जो है उसने जग्गा डाकू की पीठ पर लगा दी। राइफल से उसकी पीठ पे ऐसे पीछे से लगा दिया, सामने से रिवॉल्वर। अब वो बिल्कुल गोली मारी, तब गोली मारूँ ऐसी पोजीशन में तेज सिंह बिल्कुल खड़ा हो गया, अलर्ट बिल्कुल। और ये सारा काम इतनी सफाई और फुर्ती से हो गया था कि जग्गा डाकू को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिल रहा था और वो बड़ा विवश हो गया था और बड़ा आश्चर्य और गुस्से से जो है श्रीनिधि जी को घूर रहा था। जब उसने इनको घूरना शुरू किया तो इन्होंने भी एकदम सख्त लहजे में कहा जग्गा से कि खबरदार, कंधे से राइफल उतारने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारी ही ये पिस्तौल तुम्हारा खून बहाने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगाएगी। चुपचाप से अपने दोनों हाथ ऊपर कर लो। वैसे तो ये बात बिल्कुल सही थी कि जग्गा डाकू बहुत साहसी था, चालाक था और काफ़ी क्रूर था। उसकी क्रूरता के न जाने कितनी कहानियाँ, कितने किस्से श्रीनिधि जी ने सुने हुए थे पहले से। लेकिन उस टाइम तो इतना विवश हो गया था कि उसने अपने चुपचाप दोनों हाथ जो है ऐसे करके ऊपर कर लिए। उसके अलावा उसके पास कोई चारा ही नहीं था, मतलब कोई अल्टरनेट कुछ था ही नहीं कि हाँ, मतलब सरेंडर करने के अलावा कुछ और था ही नहीं उसके पास। तो उसने दोनों हाथ ऊपर कर दिए। तभी श्रीनिधि जी की आवाज़ से मुक्ता जी की जो बेहोशी थी वो थोड़ा टूट सी गई। वो अपनी गर्दन उठा करके उन्होंने ऐसे श्रीनिधि जी को ऐसे देखने लगी जैसे वो कोई सपना देख रही हो। श्रीनिधि जी तुरंत आगे बढ़े और अपना एक हाथ उनके सर पर रख दिया, दूसरे हाथ से जग्गा डाकू के ऊपर पिस्तौल जो है ऐसे ही ताने ही दे रहा है, मतलब एक पिस्तौल उसी पर तनी हुई थी, दूसरे हाथ से मुक्ता जी के सर पर हाथ रखा। जैसे ही श्रीनिधि जी ने अपना हाथ मुक्ता जी के सर पर रखा, वैसे ही वो पूरी तरह से होश में आ गई और घोड़े से उतरकर श्रीनिधि जी के कंधे में सर रखकर रोने लगी। अब ऑब्वियसली यार, कोई ऐसी पोजीशन में कोई आएगा तो रोना तो आ ही जाना है। लेकिन इस समय श्रीनिधि जी के पास उन्हें आश्वासन देने के लिए या किसी तरह का सांत्वना देने का तो कोई समय था नहीं। जग्गा डाकू अपनी खूनी आंखों से श्रीनिधि जी को घूरे जा रहा था। इन्होंने एक हाथ से मुक्ता जी को सहारा दिया और दूसरे हाथ से जग्गा डाकू पे पिस्तौल ताने हुए बोले कि इन्हें तो अभी कुछ ही देर पहले पता चला कि इसका नाम जग्गा डाकू है, लेकिन डाकू भी तो इंसान होते हैं ना। डाकू के अंदर भी तो थोड़ी बहुत इंसानियत होती होगी, कुछ एहसान वगैरह मानने की प्रथा होती होगी। लेकिन तुम इतने नीच और घटिया आदमी हो कि तुम इंसानियत और एहसान जैसे पवित्र शब्दों का मतलब तक नहीं जानते होगे। नहीं तो जिस महिला ने तुम्हारी जान बचाई, अपने आश्रम में तुम्हें अतिथि बनाकर तुम्हारी सेवा करी, तुम्हारा सत्कार किया, तुम्हारे खाने पीने हर चीज़ का ध्यान रखा, तुमने उसी बेचारी निरपराध लड़की को तुमने किडनैप कर लिया, तुम ऐसा अत्याचार किया। धिक्कार है यार तुम्हारी ज़िंदगी पर। तुम इंसानियत के नाम पर जो है ना एक बदनुमत धब्बा हो। मतलब जो जो कुछ बोल सकते थे उन्होंने उस पर बोलना शुरू कर दिया। अब इधर तेज सिंह बड़ा व्याकुल हो रहा था। अब उसे ये लगने लग गया था कि जिस तरह से श्रीनिधि जी उससे बात कर रहे हैं डाकू से, कहीं ये दया भावना में आकर उसे जिंदा ना छोड़ दें। तो वो पीछे की तरफ से बोलता हुआ आगे की तरफ आ गया, ऐसे ही जैसे पीछे था जो है आगे की तरफ आ गया। बोला, अरे साहब आप इससे कहाँ बात कर रहे हो, इससे गोली मारो। इतना बोलकर वो अपनी राइफल लोड आउट करके जग्गा डाकू के ऊपर निशाना साधने लगा। लेकिन साहब जग्गा डाकू कुछ भी था, डाकू ही था, कोई छोटी मोटी हस्ती तो था नहीं। वो इन लोगों की उम्मीदों से कहीं ज़्यादा फुर्तीला निकला। उसने पता नहीं कब अपने कंधे से राइफल उतार के तेज सिंह पर गोली दाग दी। उसको गोली मारते देख तेज सिंह ने तुरंत एक तरफ छलांग लगा दी, लेकिन फिर भी जो है गोली उसको छूते हुए निकल गई। जग्गा डाकू दोबारा से अपनी राइफल को लोड करता, अपना वो करता, उससे पहले ही श्रीनिधि जी की पिस्तौल गरज उठी। उन्होंने अपनी पिस्तौल से जो है गोली चला दी, जो सीधे जग्गा डाकू के दिल में लगी और जग्गा डाकू अपने घोड़े से धड़ाम करके नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा और गिर के कराहते हुए पानी पानी ऐसे करके पानी पानी बोलने लगा।
श्रीनिधि जी ने मुक्ता जी का हाथ पकड़कर जग्गा डाकू के पास गए और अपने थर्मस से पानी निकाल कर उसे पिलाया। अब जग्गा डाकू ने जब थोड़ा पानी वानी पिया, फिर उसने मुक्ता जी की तरफ देखा और अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकल पाया, क्षमा देवी क्षमा। और अगले ही पल हाथी घाटी का वो फेमस डाकू जग्गा डाकू हमेशा के लिए शांत हो गया, उसकी मौत हो गई। इसके बाद जग्गा डाकू के मृत शरीर को उसके सफ़ेद घोड़े में कसकर बांध कर तेज सिंह अपने घोड़े में बैठकर लालडांग की तरफ जाने वाली जो पगडंडी थी उस तरफ निकल गया। श्रीनिधि जी भी मुक्ता जी को साथ लेकर आश्रम की ओर चल पड़े। बचा लिया मुक्ता जी को इन्होंने, लेकिन चलने से पहले श्रीनिधि जी ने एक बार अपनी दूरबीन से फिर वो हाथियों की तरफ देखा तो पाया कि वो जैसे पहले खड़े थे वैसे ही अब भी खड़े थे। अब यार सोचने वाली बात यह है कि उस सूखे रेतीले मैदान में, जहाँ चारों तरफ रेतीला मैदान था, जहाँ पर ना तो उनके चढ़ने के लिए हरे पौधे थे और ना ही कोई पेड़ वगैरह थे और ना ही वहाँ पानी था, तो इतने बड़े हाथी का दल वहाँ क्या कर रहा था, ये बात इनके समझ में बिल्कुल नहीं आ रही थी। ये वाकई में वन देवता का ही कुछ रहम था। श्रीनिधि जी ने अपनी घड़ी में देखा तो शाम के 5 बज रहे थे, शाम ढलती जा रही थी। तो ऐसे घने भयानक जंगल में मुक्ता जी का ज़्यादा देर जंगल में रुकना इन्हें ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए ये मुक्ता जी को उन्होंने को साथ लेकर ये वहाँ से तुरंत चल पड़े आश्रम की तरफ। रास्ते में चलते हुए श्रीनिधि जी का दिल बार बार कर रहा था कि वो मुक्ता जी से उनके अपहरण की जो है पूरी कहानी सुने, लेकिन ये अपनी इच्छा को अपने अंदर ही दबा दे रहे थे, मतलब निकलने नहीं दे रहे थे, अपने सवाल दबा के रह रहे थे, क्योंकि इनको पता था उनसे अगर उस समय कुछ पूछा जाए तो उनको बहुत तकलीफ़ होगी, उनकी लज्जा और वेदना वो दोनों ही बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने इस संबंध में उनसे किसी तरह की कोई बात नहीं करी, बल्कि उनका दिल बहलाने के लिए, उनका जी बहलाने के लिए, उनके जो पसंदीदा जो विषय थे, मनोरंजक विषय जो थे उनके, उस पर बात करते हुए आगे बढ़ने लगे। मुक्ता जी घोड़े पर थी और ये उसकी जो है लगाम पकड़े हुए पैदल चल रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद मुक्ता जी बोली श्रीनिधि जी से, या तो श्रीनिधि जी उन्हें घोड़े से नीचे उतार दें या वो भी घोड़े में बैठ जाए। श्रीनिधि जी भी सोचने लगे कि अगर इसी तरह से धीमी चाल से चलते रहे तो बहुत जल्दी अंधेरा हो जाएगा और रात जो है फिर इस जंगल में काटनी पड़ सकती है, इसलिए ये घोड़े में चढ़ गए और एड़ लगाकर उसे आश्रम की तरफ दौड़ा दिया। इसी तरह से करीब आधा मील का रास्ता और पार हो गया। अब जंगल से निकल कर के अंधेरा हो गया था काफ़ी, मतलब अंधेरा बिल्कुल ऑलमोस्ट गोधूली का टाइम हो गया था। तो जंगलों से निकलकर गीदड़, लकड़बग्गे ये सब भी अपने खाने की तलाश में खोजते हुए इधर उधर अपना टहलने लगे थे। तभी अचानक दाईं तरफ के जंगल से किसी गीदड़ की एक लंबी हूंक सुनाई पड़ी और उसके तुरंत बाद एक बाघ की भयानक दहाड़ सुनाई पड़ी। इस दहाड़ को सुनकर ऐसा लगा जैसे घोड़े की पीठ में भूकंप आ गया हो। अचानक से घोड़े अपने दोनों पांव में खड़ा हो गया और जोर जोर से हिनहिनाया। अब बाघ की दहाड़ से वो इतना डर गया था कि वो श्रीनिधि जी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। वो आंधी की तरह जो एक बार दौड़ा तो ऐसा दौड़ा कि फिर दौड़ता ही चला गया। उसने करीब 2 मील का रास्ता तय किया। कब तय किया पता ही नहीं चला, कब वो वन विभाग की सड़क को लांघ गया ये भी पता नहीं चला, और कब झरने को पार करके आश्रम के पास पहुंचा कुछ पता नहीं चला। मतलब इतनी तेजी से वो इतना ब्लाइंड होके भागा। अब आश्रम के मुख्य द्वार पे एक जो लालटेन जली रहती थी वो जल रही थी। उसके उजाले में इन्होंने देखा कि कुछ लोग खड़े हैं और कुछ लोग भागते हुए आ रहे हैं। सभी लोग बहुत ज़्यादा उत्तेजित थे। किसी के हाथ में भाला तो किसी के हाथ में फरसा। श्याम जी जो है अपने हाथों में राइफल पकड़े सबसे आगे खड़े थे और उनके साथ ही कुंवर जी भी पिस्तौल ताने हुए खड़े हुए थे। अब इन्हें लगा श्रीनिधि जी को कि कहीं आवेश में आकर वो लोग गोली ना चला दें, तो इस डर से इन्होंने दूर से ही चिल्लाना शुरू कर दिया, श्याम श्याम, अरे भाई श्याम जल्दी आओ, इस घोड़े को रोको, अरे ये घोड़ा कहीं दीवार से ना टकरा जाए भैया, ये इतना तेज दौड़ते हुए आ रहा है, इसको रोको, आओ आओ।
श्रीनिधि जी की आवाज़ को सुनकर उन लोगों की जो उत्तेजना थी उस भीड़ की, वो अब खुशी में बदल गई। उन्होंने कहा अरे यार आ गए। श्याम जी दौड़ते हुए घोड़े की तरफ आए और उन्होंने लपक कर जो है उसकी लगाम पकड़ ली। उनके पीछे पीछे और भी बहुत सारे लोग जो आश्रम के थे वो लोग भी आ पहुँचे। सभी एक साथ मिलकर वहाँ पे कोलाहल करने लगे, थोड़ा शोरगुल्ला होने लगा। तभी भीड़ में से कोई जोर से चिल्लाया, अरे बाबा जी, मुक्ता बहन आ गई हैं। श्रीनिधि जी की नज़र दरवाजे पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि पंडित हरि शर्मा जी का दुबला पतला बुजुर्ग शरीर वो गिरता पड़ता इन लोगों की तरफ चला आ रहा है, कांपते हुए बेचारे चले आ रहे हैं। और पास आते ही उन्होंने अपनी बेटी मुक्ता के पीठ पर अपना कांपता हुआ ऐसे ऐसे कांपता हुआ हाथ रख दिया और बिल्कुल जो वो होता है ना गला, रूंधा हुआ गला, उससे बोले बेटी। एक रूधे हुए गले से जो आवाज़ आती है तो वही उन्होंने की भी आवाज़ निकली। एक बाप थे यार। लेकिन मुक्ता जी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अर्ध मूर्छित नहीं कहते कि आधी बेहोशी वैसी हालत में थी। तो श्रीनिधि जी उनके सर के ऊपर हाथ फेरने लगे और बोले, मुक्ता जागो, जागो मुक्ता, देखो तुम्हारे बाबूजी तुम्हें बुला रहे हैं। मुक्ता जी ने बहुत धीरे से सर उठाकर पूछा, अरे हम लोग कहाँ आ गए हैं? तो श्रीनिधि जी बोले, मुक्ता हम आश्रम में आ गए हैं, देखो तुम्हारे बाबूजी तुम्हारे पिताजी तुम्हारे पास ही खड़े हैं। इतने में किसी ने पानी से भरा एक गिलास मुक्ता जी को दे दिया। थोड़ा सा पानी पी के मुक्ता जी थोड़ा सजग हो गई, थोड़ा एक्टिव हो गई और पिताजी बोलते हुए पंडित जी से लिपट गई। अभी बैठी घोड़े में ही थी। पंडित जी बोले, हाँ बेटी मैं ही हूँ, आओ घोड़े से उतरो और आश्रम वासियों को चिंता मुक्त करो। बेटी तुम्हें क्या पता तुम्हारे पीछे यहाँ कैसी कैसी घटनाएं घटी। पूरे आश्रम में सुबह से चूल्हा तक नहीं जला। चलो चूल्हे की तो कोई बात नहीं, इससे बड़ी बात तो ये है कि तुम्हारे उस हिरण और तेंदुए के बच्चे ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है। खाना तो छोड़ो, उन्होंने पानी तक नहीं पिया है। ये वही हिरण और तेंदुए की बच्ची की बात हो रही थी जिससे ये लोग जब मचान में रुके थे 15 दिन तब अपने साथ ले आए थे। आपको याद होगा, एक हिरण का बच्चा और एक तेंदुए का बच्चा, याद है ना? याद ही होगा। और अगर याद ना हो तो पिछले एपिसोड में जाके देख लें, आपको याद आ जाएगा। वो तुम्हारे हाथों से रोज़दाना चुगने वाले पक्षी तुम्हें आश्रम में ना देख के बहुत बेचैन थे। वो हर तरफ तुम्हें खोजते फिर रहे थे, ढूंढ रहे थे तुम्हें हर जगह। पूरा आश्रम चिंताग्रस्त था। जब तक शाम नहीं ढली थी तब तक सबके मन में तुम्हारे लौट के आने की उम्मीद बनी हुई थी। सबकी नज़रें जो हैं जंगल की तरफ लगी हुई थी। लेकिन अंधेरा होते होते ही सब लोग बहुत निराश होने लगे थे और तुम्हारे संबंध में तरह तरह की चिंता करके बिलख बिलख के रो रहे थे। और मेरे तो खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मेरे मतलब पंडित जी के। फिर जब दूर से घोड़े की टाप की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी तो सभी लोग दौड़कर बाहर आ गए। इसके बाद श्रीनिधि जी की आवाज़ ने सभी को निश्चिंत कर दिया। सभी लोग समझ गए कि तुम आ गई हो और डाकू को अपने दुष्कर्मों का फल मिल गया है। फिर उनका जो आश्रम का जो मंदिर था वहीं पर उसकी तरफ मुड़े और अपना सर झुका करके भगवान को प्रणाम करके उनका धन्यवाद उन्होंने जो कुछ भी अपना करने लगे, अपने इष्ट का, अपने भगवान का। और इतनी देर में कोई एक ऊंचा स्टूल लेकर के आ गया था। फिर उसने उस स्टूल को घोड़े के पास रख दिया जिस पर पैर रखकर मुक्ता जी घोड़े से उतर गई और उतरते ही अपने पिताजी की जो कमज़ोर दुर्बल बाहें थी उनसे लिपट गई। पिता पुत्री दोनों की आंखें जो है आंसुओं की धारा निरंतर बह रही थी, लगातार आंसू गिर रहे थे। चारों तरफ का वातावरण इतना करुणाजनक हो गया था कि वहाँ खड़े खड़े सभी व्यक्तियों की आंखों से पानी गिरने लगा था। पिता पुत्री की सिसकियाँ वो लगातार वातावरण को इतना करुणामय कर दे रही थी कि बिना रोए कोई रह ही नहीं पा रहा था। श्रीनिधि जी की आंखें भी भरी हुई थी। उनके पास ही श्याम जी भी खड़े थे। जब श्याम जी ने देखा कि श्रीनिधि जी की आंखें गीली हैं तो उन्होंने तुरंत एक कागज़ के टुकड़े पे कुछ लिखा और इनके हाथ में दे दिया। उसमें लिखा हुआ था, इतने बढ़िया घोड़े को मार डालोगे क्या? अरे हमें नहीं घुमाओगे इसमें? तो श्रीनिधि जी ने तुरंत कागज़ के नीचे लिखा, ओह भूल गया था, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया,
धन्यवाद, और कागज़ श्याम जी को बढ़ा दिया। फिर घोड़े की पीठ से नीचे उतरे और उसकी लगाम पकड़कर अपने साथियों के साथ वो जो खुला मैदान था उस तरफ जाने लगे। अब इन लोगों को जाते हुए देख कर के बाबा जी ने तुरंत पीछे से आवाज़ दी, मतलब बाबा जी मतलब पंडित जी, पंडित जी मतलब पंडित हरि शर्मा जी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। उन्होंने तुरंत पीछे से आवाज़ दी और बोले, ये कैसे संभव होगा नारायण, आश्रम वासियों का धन्यवाद लिए बिना तुम कैसे जा सकते हो, अभी तो तुम्हें रुकना ही पड़ेगा। अब ये मित्र मंडली रुक गई और श्रीनिधि जी बाबा जी के पास आकर बोले, इसमें धन्यवाद जैसी कोई बात नहीं है पंडित जी, ये तो मेरा कर्तव्य था। और फिर थोड़ा सा रुक कर बोले, वो तो तेज सिंह ने ही उन्हें डाकू का पीछा करने के लिए अपना साथी चुना था, इसलिए इन्हें ही उसके साथ जाना पड़ा। सच तो ये है कि मेरे इन साथियों में से जिसे भी इस कर्तव्य का पालन करने का अवसर मिलता, वही इस नेक काम को करने के लिए तैयार हो जाता। मुक्ता तो इन सबकी प्रिय बहन है और उसके लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इतना प्यार करते हैं उससे। श्रीनिधि जी की बातें सुनकर पंडित जी बहुत खुश हो गए, गदगद हो गए और बोले, ये तो मैं जानता हूँ नारायण, अच्छी तरह से जानता हूँ। तभी तो जब तुम जग्गा डाकू के पीछे चले गए थे तो इस आश्रम की रक्षा का पूरा भार तुम्हारे इन मित्रों ने अपने कंधों पर ले लिया था, और जब तक जग्गा डाकू के चारों साथियों को जो आश्रम को घेरे हुए थे उनको मारकर धरती पर नहीं सुला दिया, ये लोग पीछे नहीं हटे। क्या हम लोग कभी इनके इस महान उपकार को भूल सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। फिर थोड़ा सा रुक कर बोले, अब आश्रम की परंपरा के अनुसार तुम्हें हमारे धन्यवाद को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, और मुक्ता जिसकी रक्षा करके तुमने उसे जन्म भर के लिए अपना ऋणी बना लिया है, उसके हाथों ये कृतज्ञ सूचक माला तो ग्रहण करनी ही होगी। इतना बोलकर उन्होंने फूलों की बनी हुई एक माला मुक्ता जी के हाथों में दे दी और बोले, बेटी ये माला जो है श्रीनिधि जी के गले में इसे पहना दो, इसे डाल दो। अब पिता का आदेश पाकर मुक्ता जी ने माला अपने हाथों में ली और श्रीनिधि जी के गले में डाल दी और फिर कुछ लजाते हुए शर्माते हुए उनके पाँव छू लिए। श्रीनिधि जी को लगा कि ये पैर छूना, माला वाला पैर पहनाने के बाद अब जो ये सारा कार्यक्रम है विचित्र सा, ये धन्यवाद बोलने का जो ये यज्ञ है, अब ये शायद समाप्त हो गया होगा। लेकिन नहीं, पंडित जी की आवाज़ एक बार फिर से सुनाई पड़ी। अब पंडित जी कह रहे थे, मुक्ता का उद्धार करके उन्होंने उसे अपने स्नेह बंधन में बांध लिया है, भविष्य में भी वो इसी तरह से बना रहेगा, और इसके लिए इन्हें भी मतलब श्रीनिधि जी को भी एक फूलों की माला मुक्ता के गले में डालनी होगी। ये बोलकर एक फूल माला उन्होंने श्रीनिधि जी के हाथों में दे दी। अब श्रीनिधि जी माला पहनाने में कुछ संकुचा से रहे थे कि यार कैसे माला मैं मतलब कैसे पहना दूँ। तो ये सब देखकर पंडित जी तुरंत बोल गए, नहीं 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 नारायण, संकोच मत करो, ये तो देवता का आदेश है, इसे पूरा करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है इसे पूरा करना। तब श्रीनिधि जी बेचारे क्या करते, उन्होंने फूल माला मुक्ता जी के गले में डाल दी। रात कटी। अगले दिन इन्होंने मुक्ता जी से इस जो ये विचित्र धन्यवाद पद्धति थी इसके बारे में पूछा तो वो संकोच में पड़ गई और वो केवल इतना ही बोल पाई कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती, उन्हें तो पंडित जी ने जैसा आदेश दिया उन्होंने वैसा ही किया। और फिर तुरंत कुछ जैसे एकदम से टेंशन से हो गया, कुछ चिंता हो गई हो, एकदम चिंतित होकर बोली, अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि इस कार्यक्रम से आपका कोई नुकसान हो गया हो। तो श्रीनिधि जी ने जवाब दिया, अरे नहीं 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 नहीं, मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन दूसरों का जरूर हो गया है। अब इस बात को सुनकर मुक्ता जी घबरा गई और बोली, मतलब क्या क्या मतलब किसका क्या नुकसान हो गया। तो श्रीनिधि जी बोले, मतलब तो बहुत सरल है मुक्ता, तुम्हारे हाथों माला पहनना या तुम्हें पहनाना दोनों ही ऐसी बातें हैं जो किसी भाग्यशाली को ही मिल सकती हैं।
अब जिसे ये मौका नहीं मिला तो उसका तो बेचारे का तो नुकसान हो गया ना, बेचारा तो उसको तो हानि हो गई, उसका नुकसान हो गया। ये सुनकर मुक्ता जी का चेहरा एकदम सुर्ख हो गया और उसको छुपाने के लिए वो अपना दूसरी तरफ उन्होंने मुंह फेर लिया और बोली, अरे मैं तो अब जाऊं और देखूं कि आज महाराज जी ने क्या क्या बनाया हुआ है, क्या क्या पकाया हुआ है, मैं जा रही हूँ। वो शर्माते हुए अपना वहाँ से चली गई। अब इन लोगों को आश्रम में रहते हुए कुछ दिन हो गए थे। एक दिन बाबा जी ने श्रीनिधि जी के लिए संदेशा भेजा, बोला कि अकेले में आकर उनसे मिलें। तो उन्होंने बोला कि इन्हें मतलब श्रीनिधि जी को याद होगा कि रवासन यात्रा पे जाते समय उन्होंने इनसे कहा था कि इनके वापस लौट कर आने के बाद उन्होंने इनसे एक विशेष बात करनी है, और अब वो कहने का समय आ गया है। इसलिए उनकी बात श्रीनिधि जी बहुत ही ध्यान से सुने, मतलब पूरा कंसंट्रेट होकर सुने। अब ऐसी क्या बात थी जो स्पेशली श्रीनिधि जी से ही कहनी थी और वो भी अकेले में एकांत में बतानी थी? ऐसा क्या रहस्य था, क्या रहस्यमय बात थी वो? श्रीनिधि जी ये सोच सोच कर परेशान हो रहे थे यार कि यार ये क्या रहस्य है। और मेरे ख्याल से आप लोग भी यही सोच रहे होंगे कि यार आखिर ये ऐसा क्या रहस्य है। तो ये जानने के लिए तो दोस्तों आपको बने रहना पड़ेगा उत्तरांचल डायरीज के साथ। दोस्तों हमेशा से एक ही बात कहता आया हूँ कि ये चैनल उत्तरांचल डायरीज मेरा नहीं है, आपका अपना चैनल है। इसे खूब प्यार दीजिए, खूब आशीर्वाद दीजिए, जितना हो सके उतना इसको शेयर कीजिए, जिससे इसका प्रचार और प्रसार हो सके, ये और लोगों तक पहुँचे। जो भी महिला और पुरुष मित्र आज चैनल में पहली बार आए हैं उन सबको मेरा आभार, अभिनंदन और धन्यवाद। आप सभी से वादा करता हूँ कि आपको उत्तरांचल डायरीज के साथ जुड़ने से किसी तरह की कोई निराशा नहीं होगी। नेचर, वाइल्ड लाइफ, मैन ईटर्स, इन सब की सच्ची घटनाएं मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। और यदि आप उनको सुनना चाहते हैं तो सोचिए मत, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हाँ, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कर रहे हैं ना? बस एक अंगूठा ही तो चलाना है, चला दीजिए। हाँ बिल्कुल ठीक ठीक, जी बिल्कुल सही किया आपने, ऐसे ही करना था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों मिलता हूँ जल्दी ही आप लोगों को ये बताने के लिए कि वो रहस्य क्या क्या था जो पंडित जी बताने वाले थे, क्या रहस्य था आखिर। तो दोस्तों बस एक दो दिन का इंतज़ार कीजिए, मिलता हूँ फिर ये बताने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। तो दोस्तों फिलहाल तो बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ भारती।